गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ डॉक्टर योगिता। दिस इज़ माय थर्ड वीडियो। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत इम्पोर्टेंट टेक्निक की, इन डेप्थ इंटरव्यू। ये रिसर्च और काउंसलिंग दोनों में यूज़ होती है। तो चलिए समझते हैं क्या होता है इन डेप्थ इंटरव्यू और कैसे कंडक्ट किया जाता है। तो हम पहले बात करेंगे व्हाट इज़ एन इन डेप्थ इंटरव्यू। इन डेप्थ इंटरव्यू क्या है? इन डेप्थ इंटरव्यू एक ऐसी टेक्निक है जिसमें रिसर्चर किसी एक पार्टिसिपेंट से डिटेल्ड और ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछता है। इसका मेन गोल होता है उस व्यक्ति के विचार, अनुभव और भावनाओं को गहराई से समझना। इन डेप्थ इंटरव्यूज आर क्वालिटेटिव one-on-one conversations aimed at exploring a participant's thoughts, feelings and experiences in detail. The next is purpose of in-depth interview. ये इंटरव्यू तब यूज़ किया जाता है जब हमें किसी टॉपिक पर डीपर अंडरस्टैंडिंग चाहिए, जैसे किसी पेशेंट की लाइफ हिस्ट्री, किसी स्टूडेंट की लर्निंग प्रॉब्लम या किसी कंज्यूमर के बिहेवियर को समझना। तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ इन डेप्थ इंटरव्यू। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो टाइटल है वो है सोशल मीडिया एंड एडोलेसेंट्स और सब टाइटल है आ क्वालिटेटिव साइकोलॉजिकल स्टडी। ठीक है, आप टाइटल अपने हिसाब से ले सकते हैं, जो भी आपका टॉपिक है जिस पे आपको इंटरव्यू करना है तो टाइटल भी आपका उसी के अकॉर्डिंग हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है एम। तो एम क्या होता है? एम होता है उद्देश्य। जो भी आप इंटरव्यू कर रहे हो उसका मोटिव क्या है, क्या उद्देश्य है उसे करने का। ठीक है, तो एम इज़ टू एक्सप्लोर इन डेप्थ रिस्पोंडेंट्स point of view, experiences, feelings and perspectives on the use of social media among adolescents। ठीक है, किशोरों में सोशल मीडिया के उपयोग पर उनकी राय, अनुभव, भावना और दृष्टिकोण को गहराई से समझना। तो आपका जो भी एम है या जो भी एम होगा वो डिपेंड करता है आपके टाइटल पे। जैसे मेरा जो टाइटल है उसके अकॉर्डिंग मेरा एम है, आपका जो भी टाइटल होगा उसी के अकॉर्डिंग आपका एम होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन वैसे हमने कर लिया था लेकिन फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। व्हाट इज इन डेप्थ इंटरव्यू? अ क्वालिटेटिव मेथड टू एक्सप्लोर इंडिविजुअल थॉट्स एंड एक्सपीरियंसेस इन अ डिटेल्ड एंड फ्लेक्सिबल वे। ठीक है, गहन साक्षात्कार क्या है? यह एक गुणात्मक विधि है जो किसी व्यक्ति के विचारों और अनुभवों को गहराई से और लचीलेपन के साथ समझने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, यूज्ड इन कहाँ यूज़ किया जाता है? क्लिनिकल, डेवलपमेंटल एंड सोशल साइकोलॉजी में, नैदानिक, विकासात्मक और सामाजिक मनोविज्ञान में। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ इन डेप्थ इंटरव्यू। इसमें फर्स्ट है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू मीन्स ओपन फ्लो बेस्ड ऑन रिस्पॉन्सेस। असंगठित साक्षात्कार। असंगठित साक्षात्कार होता है कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो पहले से किसी निश्चित क्रम या रूपरेखा में नहीं होते हैं। ये सवाल खुले हुए होते हैं और इनमें उत्तर देने वाले व्यक्ति को अपने अनुभव, विचार और भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने की पूरी आज़ादी होती है। ठीक है, जैसे आप अपने बचपन के स्कूल के अनुभव के बारे में कुछ बताइए। जब आप तनाव में होते हैं तो आप क्या महसूस करते हैं? आपके लिए सफलता का क्या मतलब है? इस तरीके के क्वेश्चंस। ठीक है, नेक्स्ट है सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। सम फिक्स्ड क्वेश्चंस विथ फ्रीडम टू प्रोब। अर्ध संरचित साक्षात्कार। कुछ तय प्रश्न प्लस नई बातों पर गहराई से चर्चा। ठीक है, तो सेमी स्ट्रक्चर इंटरव्यू क्या होता है? सेमी स्ट्रक्चर इंटरव्यू यानी अर्ध संरचित साक्षात्कार वह इंटरव्यू होता है जिसमें कुछ प्रश्न पहले से तय होते हैं लेकिन जो इंटरव्यू देता है उसको यह छूट होती है कि वह मौके के अनुसार नए फॉलोअप या प्रोबिंग क्वेश्चंस भी पूछ सकता है। अब नेक्स्ट है लाइफ हिस्ट्री। डिटेल्ड लाइफ स्टोरी, पास्ट शेपिंग प्रेजेंट। जीवन इतिहास।
जीवन की कहानी और अनुभवों से बने वर्तमान को समझना। तो क्या होता है लाइफ हिस्ट्री? लाइफ हिस्ट्री इंटरव्यू एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वालिटेटिव रिसर्च टेक्निक है, विशेषकर साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, एजुकेशन और अन्य क्षेत्रों में इसे यूज़ किया जाता है। इसका मोटिव किसी भी पर्सन की समाज, संस्कृति, परिवार और व्यक्तिगत अनुभवों को समझना, मानसिक स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यवहार और पहचान के निर्माण को जानना, किसी विशेष सामाजिक समूह या वर्ग का डीपर पर्सपेक्टिव प्राप्त करना है। इसके जो प्रश्न होते हैं वो हैं, आप अपने बचपन के बारे में कुछ बताइए, परिवार, स्कूल या माहौल, स्कूल का माहौल। और सेकंड इज़, आपके जीवन की सबसे कठिन चुनौती क्या रही और आपने उसे कैसे संभाला। थर्ड इज़, आपकी शिक्षा या करियर की यात्रा कैसी रही। इस टाइप के क्वेश्चंस इसमें किए जाते हैं। देन नेक्स्ट स्लाइड, कंटिन्यू नरेटिव। तो नरेटिव इंटरव्यू क्या होता है? लेटिंग द इंटरव्यूई टेल देयर स्टोरी। कथात्मक प्रतिभागी की कहानी को स्वयं उसके शब्दों में सुनना। तो नरेटिव इंटरव्यू एक ऐसा साक्षात्कार होता है जिसमें व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी की कोई घटना, अनुभव या जीवन यात्रा को कहानी के रूप में सुनने का मौका दिया जाता है। इसमें पार्टिसिपेंट अपनी ज़िंदगी की घटनाओं को स्वयं की दृष्टि से क्रमबद्ध तरीके से बताता है, जैसे वो कहानी सुना रहा हो। इसका मोटिव क्या रहता है, उद्देश्य क्या है नरेटिव इंटरव्यू का? तो किसी घटना का व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ा यह समझना, व्यक्तिगत अर्थ, भावनाएं और अनुभव जानना, अनुभव के पीछे की सोच और व्याख्या, आइडेंटिटी, ट्रॉमा, ट्रांसफॉर्मेशन आदि को समझने के लिए नरेटिव इंटरव्यू किया जाता है। अब नेक्स्ट है एथेनोग्राफिक इंटरव्यू। तो एथेनोग्राफिक इंटरव्यू क्या होता है? इट इज़ एक ऐसा साक्षात्कार होता है जो किसी विशेष संस्कृति, समाज या समुदाय के लोगों के अनुभवों, व्यवहारों और मान्यताओं को समझने के लिए किया जाता है। इसका मेन जो मोटिव होता है वो होता है लोगों की नज़र से उनकी दुनिया को समझना। ठीक है, इसमें रिसर्चर खुद भी उस समाज या वातावरण का हिस्सा बनता है और पार्टिसिपेंट को ओपन एंडेड तरीके से बातचीत में शामिल करता है। ठीक है, इसका मेन पर्पस क्या होता है? किसी समुदाय की संस्कृति, सोच, परंपराएं और दैनिक जीवन को गहराई से समझना, इनसाइडर व्यू प्राप्त करना, यानी जैसे खुद उसी समाज के सदस्य हो उस तरीके से, सामाजिक व्यवहारों और अर्थों को प्रतिभागी के दृष्टिकोण से जानना। ये जो इंटरव्यू होता है ये अनस्ट्रक्चर्ड या सेमी स्ट्रक्चर्ड रूप में हो सकता है। ठीक है, ओपन एंडेड क्वेश्चन रहते हैं इसमें कैसे प्रश्न होते हैं? आपके समुदाय में शादी की रस्में कैसी होती है? सेकंड क्वेश्चन, इस गांव में बच्चे कैसे खेलते हैं? क्या कोई खास खेल है? आप लोग त्यौहार कैसे मनाते हैं? उसका क्या महत्व है? इस तरीके के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। जो यूज़ होता है वो ट्राइबल और रूरल स्टडीज़, सेकंड चाइल्ड डेवलपमेंट इन कल्चरल सेटिंग, सोशल कस्टम्स एंड रिचुअल्स रिसर्च। ठीक है, इसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। इट इज़ फिनोमिनोलॉजिकल इंटरव्यू। ये एक ऐसा साक्षात्कार या इंटरव्यू होता है जिसका मोटिव व्यक्ति के किसी अनुभव को उसकी नज़र से, उसकी भावनाओं और सोच के साथ समझना। यह तकनीक इस बात पर ध्यान देती है कि व्यक्ति के किसी घटना को कैसे महसूस किया, समझा और उसका अर्थ क्या निकाला। ठीक है, यह सिर्फ क्या हुआ जानने के लिए नहीं बल्कि नेक्स्ट है एक्सपर्ट इंटरव्यू, जिसको विशेषज्ञ साक्षात्कार भी कहा जाता है। तो क्या होता है एक्सपर्ट इंटरव्यू? एक्सपर्ट इंटरव्यू एक महत्वपूर्ण और सटीक क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड है जिसका उपयोग तब किया जाता है जब रिसर्चर किसी विशेष क्षेत्र के विशेषज्ञ यानी कि एक्सपर्ट से गहराई से जानकारी प्राप्त करना चाहता है। यह उन लोगों से बातचीत की जाती है जिनके पास किसी खास विषय में गहरा ज्ञान या अनुभव होता है।
का जो मोटिव होता है वो होता है किसी विषय के गंभीर और जटिल पहलुओं को समझना। सेकंड, नीतियों, निर्णयों या घटनाओं के विशेषज्ञ दृष्टिकोण को जानना। शोधकर्ता के शोध को प्रामाणिक और सशक्त बनाना। और डेटा का विश्लेषण यानी कि एनालिसिस के लिए अंदरूनी जानकारी यानी इनसाइडर पर्सपेक्टिव प्राप्त करना। अब इसमें किस तरीके के प्रश्न होते हैं? फर्स्ट इज, आपके अनुभव में शिक्षा नीति में सबसे बड़ी चुनौती क्या रही है? आप किस सिद्धांत को मेंटल हेल्थ काउंसलिंग में सबसे प्रभावशाली मानते हैं और क्यों? एआई तकनीक के भविष्य पर आपका क्या दृष्टिकोण है? इस तरीके के क्वेश्चन इसमें किए जाते हैं। इसका जो यूज़ होता है वो कहाँ होता है? पीएचडी या एमफिल जैसे रिसर्च प्रोजेक्ट में होता है, पॉलिसी रिसर्च एंड इवोल्यूशन में होता है, टेक्निकल सब्जेक्ट मेडिसिन, लॉ, टेक्नोलॉजी में होता है, एनजीओ डेवलपमेंट रिसर्च में होता है, जर्नलिज्म और इन्वेस्टिगेटिव डॉक्यूमेंट्री में होता है। अब नेक्स्ट स्लाइड है प्रोसीजर। इसमें क्या होता है? फर्स्ट में प्रिपरेशन, तो इसमें कुछ स्टेप्स है। फर्स्ट है डिफाइन ऑब्जेक्टिव, आपका उद्देश्य क्या है इंटरव्यू करने का, ठीक है, ऑब्जेक्टिव सेट करना। सेकंड, सेलेक्ट पार्टिसिपेंट्स, जिस भी पार्टिसिपेंट जो भी क्राइटेरिया आपने फाइनल किया है कि इन लोगों पे मुझे इंटरव्यू करना है वो सेलेक्ट करना, ठीक है। नेक्स्ट इज क्रिएट फ्लेक्सिबल गाइड। क्रिएट फ्लेक्सिबल गाइड क्या होता है कि प्रश्नों की आउटलाइन रेडी करना, ठीक है, लेकिन ये जो प्रश्न होते हैं ना वो फ्लेक्सिबल होते हैं, यानी कि ज़रूरत के अनुसार बदले भी जा सकते हैं, ठीक है। यह गाइड कोई रिजिड क्वेश्चनर नहीं होता है, ठीक है, बल्कि एक सॉफ्ट फ्रेमवर्क होता है, क्योंकि इन डेप्थ इंटरव्यू में हर पार्टिसिपेंट अलग अलग होता है, हर जवाब में नई जानकारी और नई दिशा निकल सकती है, इसलिए रिसर्चर को बातचीत की प्राकृतिक ढंग से चलना होगा, मतलब कि फ्लेक्सिबिलिटी होनी ज़रूरी है। फिर मेन कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हैं, जैसे मेन थीम क्या है, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन कैसे होंगे, थीम जैसे मेन थीम की बात करते हैं तो मानसिक स्वास्थ्य, अनुभव, भावनाएं, कोपिंग स्ट्रेटजीज ये हो सकता है। अब शुरुआती प्रश्न, आपने अपने अनुभव के बारे में बताइए आप, जब वो घटना घटी तो आपने कैसा महसूस किया। और फिर प्रोबिंग क्वेश्चंस, आपने ऐसा क्यों कहा, थोड़ा विस्तार से बताएंगे। फिर दूसरा फॉलो अप प्रश्न है ना, जो पार्टिसिपेंट को जवाब पर आधारित है, ठीक है। अब नेक्स्ट है सेटअप लॉजिस्टिक्स। तो ये क्या होता है, इंटरव्यू को सफलतापूर्वक आयोजित करने के लिए सभी ज़रूरी व्यवस्थाएं पहले से ही तय करना और तैयार करना। यह तकनीकी नहीं बल्कि प्रैक्टिकल तैयारी होती है, ताकि इंटरव्यू बिना किसी इंटरप्शन के स्मूथ और प्रोफेशनल तरीके से हो सके। अब जो लॉजिस्टिक होता है उसमें क्या क्या आता है, जैसे डिसाइड दी लोकेशन, स्थान तय करना, ठीक है, कौन सा कमरा है, क्या वहाँ प्राइवेसी है, क्या वो शांत है, ठीक है। और शेड्यूल दी इंटरव्यू, समय तय करना, ठीक है। फिर है प्रिपेयर इक्विपमेंट, साधन तैयार करना। फिर है कंसेंट फॉर्म, अनुमति लेना, पार्टिसिपेंट की रिटर्न या वर्बल कंसेंट लेना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। फिर है एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाना, ठीक है, एंश्योर कंफर्ट होना चाहिए एनवायरनमेंट, ठीक है। पार्टिसिपेंट के बैठने की सही व्यवस्था, पानी, चाय आदि की सुविधा, ठीक है। और फिर है अगर ऑनलाइन इंटरव्यू है तो टेक्निकल सेटअप भी होना चाहिए, जैसे अगर ऑनलाइन है तो जूम, गूगल मीट लिंक पर जो भी समय है, ठीक है, उसको टाइमली करना सब कुछ, ठीक है। इंटरनेट कनेक्शन चेक करना, बैकअप प्लान, ये सब। अब नेक्स्ट है नो पार्टिसिपेंट बैकग्राउंड। क्या होता है ये? इसका मतलब होता है इंटरव्यू शुरू करने से पहले उस व्यक्ति यानी कि पार्टिसिपेंट के बारे में आवश्यक जानकारी एकत्र करना, ताकि बातचीत को बेहतर दिशा की ओर ले जाया जा सके। इसका पर्पस क्या है कि जो भी इंटरव्यू है उसकी व्यक्तिगत और प्रभावी तभी बना सकता है, ठीक है, जब कोई भी पार्टिसिपेंट है उसके बारे में हमें पता हो पहले से। और बिल्ड रेपो बिल्ड बहुत आसानी से बना सकते हैं हम। फिर सवालों को पार्टिसिपेंट के अनुभव से जोड़ भी पाते हैं हम, ठीक है, और संवेदनशील विषयों से सतर्क भी रह पाते हैं।
और ये एक तरीके का शॉर्ट बैकग्राउंड फॉर्म भी हो जाता है इंटरव्यू से पहले, रिसर्च प्रपोजल से पहले, ठीक है। और पार्टिसिपेंट से सामान्य बातचीत में भी इसका बहुत फ़ायदा होता है। अब नेक्स्ट स्लाइड है प्रोसीजर में सेकंड स्टेप रेपो बिल्डिंग, ठीक है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हाउ टू बिल्ड रेपो, तो इसमें फर्स्ट है इंट्रोड्यूस सेल्फ स्टेट पर्पस, ठीक है। तो अपना परिचय देना, सबसे पहले तो रिसर्चर या फिर जो भी इंटरव्यूअर है वो अपना परिचय देगा और उसके बाद में जो भी मोटिव है या एम है उस इंटरव्यू को कंडक्ट करने के लिए वो बताएगा। सेकंड इज स्टार्ट विथ लाइट क्वेश्चंस, तो आसान सवालों से या प्रश्नों से स्टार्ट करना है। सबसे पहले हम जो भी क्वेश्चन पार्टिसिपेटर से पूछेंगे वो आसान होने चाहिए। नेक्स्ट है लिसन एक्टिवली, आई कांटेक्ट, एम्पैथी, एकदम सक्रिय होके सुनना। नेक्स्ट है आई कांटेक्ट बनाना और एम्पैथेटिक रहना, प्रतिभागी को सम्मान पूर्वक महसूस कराना। मतलब ऐसा नहीं हो कि वो कुछ भी पर्सनल भी बता रहे हैं, पर्सनल जा रहे हैं तो हम वहाँ जजमेंटल हो गए, तो जजमेंटल नहीं होना है, ठीक है। उन्हें एकदम कंफर्ट फील करवाना है। अब नेक्स्ट इज एथिकल इशू, तो इसमें फर्स्ट क्या है इन्फॉर्म्ड कंसेंट, पूर्व सहमति लेना। सबसे पहले हमें इंटरव्यू से पहले सहमति लेना ज़रूरी है। सेकंड इज़ राइट टू विड्रॉ एनी टाइम, कि कभी भी पीछे हटने का अधिकार देना, कि उन्होंने कहा बस इंटरव्यू इतना ही यहीं ख़त्म हो जाए तो उन्हें उनसे एग्री होना ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्फिडेंशियलिटी एंड एनोनिमिटी, इसका मतलब है गोपनीयता सुनिश्चित करना कि भाई जो भी वो चीज़ें शेयर करेंगे उन्हें कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा, इन फ्यूचर या कभी भी किसी से शेयर नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट इज़ अवॉइड इमोशनल हार्म, भावनात्मक आघात से बचना, मतलब कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं करना जिससे उन्हें ठेस पहुँचे। नेक्स्ट इज़ रेस्पेक्ट, सम्मान देना, दबाव न डालना, ठीक है। अब वो कुछ भी आंसर करते हैं, उनके कोई भी क्वेश्चन है उसका आंसर करते हैं, ठीक है, तो वो करते हैं या नहीं करते वो उन पे डिपेंड है। किसी तरीके का फोर्स नहीं करना उन्हें, या फिर उनके बैकग्राउंड को लेके किसी भी तरीके का उन्हें ऐसा ना लगे कि डिसरेस्पेक्ट हो रहा है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम, जिसमें है पार्टिसिपेंट्स प्रोफाइल, प्रतिभागियों की प्रोफाइल। इसमें जो भी पार्टिसिपेट कर रहा है उसका नाम, एज, जेंडर और एजुकेशन मेंशन किया जाता है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि नाम लिखा ही जाए, आप XYZ भी लिख सकते हैं, आप गुप्त रख सकते हैं नाम को। अब नेक्स्ट है मटेरियल रिक्वायर्ड, आवश्यक सामग्री। इसमें है इंटरव्यू गाइड, रिकॉर्डिंग डिवाइस, नोट पैड एंड पेन। अब नेक्स्ट स्लाइड है इंटरव्यू क्वेश्चन की, साक्षात्कार के प्रश्न। अब ये जो प्रश्न है ये बेस्ड है मेरे टाइटल पे, ठीक है। तो आपका जो भी टाइटल रहेगा उसी पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस बनेंगे। तो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 6 हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके के क्वेश्चन बनाए गए हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ ऑफन डू यू यूज़ सोशल मीडिया, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशल मीडिया, आप कितनी बार सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं, आपके अनुसार सोशल मीडिया क्या है, ठीक है। अब जो भी पार्टिसिपेटर होगा उसने इस प्रश्न का जो उत्तर दिया है, रिस्पॉन्सेज है उसके, उन्होंने दिया वेरी फ्रिक्वेंट यूज़, ठीक है, एवरी आवर, डेली यूज़ 2 to 9 आवर्स, फॉर एंटरटेनमेंट, फन, कम्युनिकेशन, मतलब वर्थेबल यूज़ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसमें लेबलिंग एंड फैक्टर्स क्या हो गए, हाई फ्रिक्वेंसी वर्सेस मॉडरेट फ्रिक्वेंसी यूजेस, अंडरस्टैंडिंग वेरियस, कॉम्प्रिहेंसिव, फंक्शनल एंड कैजुअल, यानी कि उपयोग का पैटर्न और समझ, ज़्यादा और मध्यम उपयोगकर्ता, सोशल मीडिया की समझ, व्यापक, कार्यात्मक और साधारण। ऐसे ही जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू प्राइमरी यूज़ सोशल मीडिया फॉर, आप मुख्य रूप से सोशल मीडिया का उपयोग किस उद्देश्य के लिए करते हैं। जब इस क्वेश्चन का एनालिसिस किया गया तो इसका रिस्पोंडेंट ने आंसर किया है, रिस्पॉन्ड किया है एंटरटेनमेंट, वीडियोस, कैजुअल, सफरिंग, टाइम पास।
Labeling and factors, entertainment is the core reason, casual content consumption is common। तो उनका प्राथमिक उद्देश्य क्या हो गया? मनोरंजन और समय व्यतीत करने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग किया जाता है उनके थ्रू। तो इस तरीके के सारे आगे के भी प्रश्न हैं जैसा कि आप देख रहे हैं, और इसी तरीके से हर एक प्रश्न को एनालिसिस करना है आपको, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 6 हैं। तो आपको आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। अब नेक्स्ट है थीम्स, यानी कि विषय वस्तु। तो जब हम किसी व्यक्ति से इंटरव्यू करते हैं, विशेषकर अनस्ट्रक्चर्ड या सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, तो उसके जवाब बहुत विस्तार वाले, अनुभव आधारित और भावनात्मक रूप से बहुत समृद्ध होते हैं। तो इन सब बातों को हम सीधा समझकर या पढ़कर निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके लिए हमें थेमेटिक एनालिसिस करना होता है, जहां हम उन जवाबों में से बार बार उभरने वाले विषय, पैटर्न या भावनाएं पहचानते हैं। उन्हें ही हम थीम्स या विषय वस्तु कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम प्रश्न करते हैं पार्टिसिपेंट से, आपने परीक्षा के समय कैसा महसूस किया? तो पार्टिसिपेंट ने उत्तर दिया, मुझे बहुत तनाव था, नींद नहीं आती थी, बार बार घबराहट होती थी। ये ए पार्टिसिपेंट ने कहा। फिर दूसरे ने कहा, मुझे डर था कि मैं फ़ेल हो जाऊंगा या जाऊंगी, रात भर सोचती रहती थी। फिर अगले ने कहा, मुझे लगता था मेरे माता पिता नाराज़ हो जाएंगे, मैं अकेला महसूस करता था। बेसिकली अगर हम थीम को समझना चाहें तो इंटरव्यू में सवालों के जवाब मिल जाने के बाद रिसर्चर हर उत्तर को ध्यान से पढ़ता है और उन उत्तरों में से जो भावनाएं, अनुभव या बातें बार बार आती है उन्हें उन विषय या थीम के रूप में उन्हें चिह्नित करता है। इससे रिसर्चर को यह समझ आता है कि कौन कौन से मुद्दे पार्टिसिपेंट के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अब थीम्स निकालने का मेन जो मोटिव रहता है वो क्या होता है? डेटा को व्यवस्थित करना, समझ बनाना कि किन भावनाओं या अनुभवों का जिक्र ज़्यादा हुआ है, जवाबों के बीच में, जो भी जवाब है उसके बीच में समानताएं और भिन्नताएं पकड़ना, कहानी गढ़ना, ठीक है। और इसका जो प्रोसेस होता है थीम्स निकालने का, वो सिंपल प्रोसेस है। में इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट को ध्यान से पढ़ो, इम्पोर्टेंट बातें अंडरलाइन करो, मिलते जुलते शब्दों, भावनाओं को ग्रुप करो और हर ग्रुप को एक नाम दो, यही थीम है। अब नेक्स्ट है कंक्लूज़न। कंक्लूज़न क्या होता है कि आपने अभी तक जो भी एनालिसिस किया, ठीक है, जो भी आपने प्रश्न पूछे, जो भी स्टडी करी, ठीक है, उसका निष्कर्ष क्या निकला। तो द स्टडी रिवील्स डाइवर्स यूजेस पैटर्न ऑफ सोशल मीडिया फ्रॉम हैबिचुअल टू मॉडरेट यूज़। अध्ययन में यह सामने आया कि सोशल मीडिया का उपयोग अलग अलग स्तरों पर होता है। कुछ लोग इसे लगातार उपयोग करते हैं जबकि कुछ सीमित, ठीक है। अब जैसे एंटरटेनमेंट एंड टाइम पास, सोशल मीडिया का उपयोग अधिकतर लोग मनोरंजन और समय व्यतीत करने के लिए करते हैं, ठीक है। फिर थर्ड है उपयोगकर्ता की समझ भी अलग अलग होती है, कुछ इसे सीखने का माध्यम मानते हैं तो कुछ मनोरंजन का माध्यम मानते हैं। फिर नेक्स्ट है इसका दोहरा असर होता है, एक ओर यह जुड़ाव और ज्ञान देता है, दूसरी ओर यह लत, साइबर बुलिंग और वास्तविक जीवन से दूरी भी बढ़ाता है। तो जो कंक्लूज़न भी आएगा वो भी आपके टॉपिक पे डिपेंड करता है, आपका जो भी टॉपिक होगा और जो भी एनालिसिस आप करेंगे, ठीक है, जिस तरीके के आप क्वेश्चन पूछेंगे उसी पे डिपेंड करता है। अब इम्प्लीकेशंस यानी निहितार्थ क्या इम्प्लीकेशंस है इसकी। नीड फॉर डिजिटल अवेयरनेस प्रोग्राम टू टीच रिस्पॉन्सिबल सोशल मीडिया यूजेस, ठीक है। मतलब आप कुछ भी काम कर रहे हो तो उसका कुछ सेंस तो होना चाहिए ना, वो कहीं ना कहीं यूज़ तो आना चाहिए ना, तो उसे इम्प्लीकेशंस कहते हैं, ठीक है। तो जिम्मेदार सोशल मीडिया उपयोग के लिए डिजिटल जागरूकता कार्यक्रमों की आवश्यकता है, ठीक है। सेकंड इज़ माता पिता और शिक्षक किशोरों में संतुलित उपयोग और मीडिया साक्षरता को बढ़ावा देना, ठीक है। जैसे कि मानो इस स्टडी के थ्रू हमें पता चल गया कि ज़्यादातर लोग
सोशल मीडिया में इन्वॉल्वमेंट है ज़्यादातर लोगों का, और वो कुछ भी प्रोडक्टिव कुछ नहीं कर रहे हैं, अपने एंटरटेनमेंट के लिए ही ज़्यादातर लगे रहते हैं और पूरे दिन भर उसी में लगे रहते हैं, जिससे उनकी लाइफ में बहुत लॉसेस भी उन्हें आगे भुगतने पड़ते हैं इन फ्यूचर। ठीक है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सुरक्षित और अनुकूल माहौल तैयार करने चाहिए ताकि साइबर बुलिंग और छवि का दबाव कम हो। आई होप आपको समझ आया होगा पूरा इंटरव्यू मेथड। अगर आपको कहीं भी कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं दोबारा उसे बताने का पूरा प्रयास करूँगी। और इसमें आगे इंग्लिश और हिंदी दोनों में सैम्पल नोट्स भी मैंने डाले हैं इंटरव्यू मेथड के। स्टार्टिंग में इंग्लिश के हैं, फिर हिंदी के हैं। सो अगर आपको ये चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।